हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स डिस्कस कर लिए थे। होप सो आपने सारे लेक्चर देख भी लिए होंगे और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप लोग देख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर था हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स थे वो किस तरह से आपका प्रिपेयर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें अपने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड। तो नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर दे रखी है वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ, जिसमें अपन देखेंगे आपका नाइट्रिक एसिड के बारे में सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए नाइट्रिक एसिड के बारे में क्या होता है देखिए। ओके, तो नाइट्रिक एसिड सब लोग जानते हो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका HNO3। ऑब्वियसली बात है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपका HNO3 और ये एक तरह से नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है। क्या है भाई? नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड। तो नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड हो गया ये आपका कौन सा? नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पे, इसके अलावा जैसे नाइट्रस एसिड है, हाइपोनाइट्रस एसिड है, ये भी आपके क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन। जैसा कि हम हर बार देखते हैं प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन का जो पहला तरीका है उसमें अपने क्या लिया है? सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवाई है? H2SO4 के साथ करवाई है। तो जो सोडियम नाइट्रेट है उसको जब H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको ये क्या बना के देगा? NeHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में हमें क्या मिलेगा? HNO3। भाई हमें क्या चाहिए था? नाइट्रिक एसिड। तो इस मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं? नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। अच्छा, ये कैसा मेथड हो गया भाई? लेबोरेटरी मेथड हो गया। भाई आपको लैब में बनाना है, नाइट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। लेकिन सर हमें तो बहुत ज्यादा नाइट्रिक एसिड चाहिए जिससे अपन किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम में ले सके। तो उस केस में अपन क्या करेंगे? उस केस में अपन यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस से रिलेटेड जो रिएक्शंस है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए इसमें होता क्या है, इसमें आपके टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप्स में जो पहला स्टेप होता है, देखो स्टेप फर्स्ट, ये कौन सा है? स्टेप फर्स्ट। ये है आपका स्टेप सेकंड, और ये कौन सा हो जाएगा आपका? स्टेप थर्ड। ये जो 3 रिएक्शन है आपको एज इट इज ऐसे याद रखनी है। इसके अंदर आपका HNO3 का फॉर्मेशन होता है। तो पहला जो मेथड है इसमें अपन अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? O2 के साथ करवाते हैं। और किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 500 केल्विन, और यहाँ पे जो प्रेशर रखा जाता है वो रखा जाता है 9 बार। ओके, तो ये सब चीजें रहती है। तो उस केस में जब अमोनिया है वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, मतलब एयर के साथ, हवा के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है? 4NO, और आपका क्या बना रहा है? यहाँ पे H2 बना रहा है। अब देखो काम की बात है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, ये आपका सेकंड स्टेप में जाएगा और वापस किसके साथ रिएक्शन करेगा? O2 के साथ। तो भाई ये जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस में ये क्या बना लेगा? NO2 बना लेगा। मतलब पहले स्टेप में हमने क्या किया? अमोनिया लिया, अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई, उसको कन्वर्ट किया किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में। और उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड में जैसे ही हमने कन्वर्ट किया तो इसके बाद सेकंड स्टेप में लेके आए। सेकंड स्टेप में ये वापस O2 के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये जो NO2 है वो आपका फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब आपको क्या करना है कि जो NO2 बन गई है उसमें क्या करेंगे? अपन H2O मिक्स करेंगे, मतलब इसका स्प्रे करते हैं। तो उससे ये जो NO2 होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपका HNO3, जिससे अपन क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ओके, बात क्लियर है? नाइट्रिक एसिड, और साथ में ये NO वापस मिल गई। अब देखो ध्यान से देखो, ये प्रोसेस अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो लास्ट प्रोसेस स्टेप में आपको क्या मिल रहा है? NO। अब देखो सेकंड स्टेप आपने फर्स्ट स्टेप क्यों किया था? आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो NH3 को यूज किया था और O2 के साथ रिएक्शन करेगा, उसमें सिर्फ आपका काम क्या था? NO को बनाने का। लेकिन आप देखो थर्ड स्टेप में तो आपको वापस NO मिल रहा है। ये वाला NO कहां चला जाएगा? सेकंड स्टेप में चला जाएगा। इसका मतलब हमें बार बार फर्स्ट स्टेप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक बार अमोनिया डाला काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे NO जो प्रोड्यूस हुआ है वो फर्दर आपका O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट होगा, और ये वापस ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें आपका जो अमोनिया है वो एक बार डालते हैं, डालने के बाद ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या ध्यान रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में आ जाएगा इट इज अ कलरलेस। अच्छा जी,
इट इज कलरलेस लिक्विड। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो भाई कैसा होगा, कलरलेस होगा। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो कैसा है, कलरलेस। लेकिन अगर आप लोग लैब में गए होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये थोड़ा सा येलोविश कलर का होता है, लेकिन ये जब प्योर फॉर्म में होगा उस टाइम कलरलेस रहेगा विद पंजेंट ऑर्डर। इसमें आपका क्या होती है, स्मेल भी आती है। ओके, नाइट्रिक एसिड इज यूजुअली एक्वा येलो कलर। अब देखो मैंने आपसे कहा ना, लैब के अंदर ये आपको किस फॉर्म में मिलता है, थोड़ा सा येलोविश मिलता है। इसका कलर कैसा दिखाई देगा आपको, येलो। क्यों होता है भाई, ड्यू टू डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। अब ये आपका क्या होता है, जो बोटल्स होती है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, तो उससे क्या होता है, जो HNO3 है वो डिकम्पोज हुआ था भाई NO2 में, H2O में और O2 में। तो आपका जो लैब के अंदर HNO3 रखा हुआ है बोतल के अंदर, वो येलो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई, क्योंकि इसमें जो HNO3 वो सनलाइट की वजह से क्या हो गया, NO2 में डिकम्पोज हो गया। अब ये NO2 क्या करता है, उसके अंदर येलो कलर प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का वो येलो कलर का दिखाई देता है। बात क्लियर है यहां तक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ लिया चाहे तो आप कह सकते हो इसको कि भाई रीजन क्या है इसका। ओके, इट हैज एक्सट्रीमली कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन। अच्छा जी, अगर ये आपका स्किन पर गिर जाए तो इसका एक्शन बहुत कोरोसिव होता है। होता क्या है कि ये क्या करता है, हमारी स्किन का सारा वाटर बाहर निकाल देता है। तो भाई वाटर बाहर निकल गया तो हमारे स्किन के जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे बेचारे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका इसका एक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। ये हमारी स्किन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं नाइट्रिक एसिड में। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो सबसे पहले क्या है कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ये कैसा है, मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। एंड इन एक्वस सॉल्यूशन गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन कौन से हो गए, H3O+ को अपन क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। और NO3- क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट आयन। अब देखो हुआ ये कि जब आपने जैसे इस HNO3 को वाटर में डिसॉल्व किया तो इस HNO3 ने अपना क्या दे दिया भाई, H+ दे दिया। अब ये H+ वाटर के साथ जुड़ गया और इसने क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो HNO3 जब आप क्या करते हो, देखो HNO3 जब वाटर में आपका डिसॉल्व होता है तो ये कैसे टूटता है, देखो ये टूटेगा आपका क्या, एक तो बनाएगा H+ और साथ में क्या बनाएगा, NO3-। अब ये H+ होता है वो वाटर के साथ जाके जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अच्छा, ये मोनोबेसिक क्यों हो गया भाई, मोनोबेसिक इसलिए है कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक H+ डोनेट कर रहा है, सिर्फ एक H+ डोनेट कर रहा है। दैट मींस इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो भाई अगर कोई एसिड प्रॉपर्टी रखता है तो उस केस में अगर आप इसकी रिएक्शन किसी ऑक्साइड के साथ कराते हो, जैसे मान लो मेरे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाता हूं, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, HNO3 के साथ करवाई, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जब आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड जो एक मेटलिक ऑक्साइड है उसके साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा सॉल्ट। अब सॉल्ट यहां पे क्या मिलेगा, CaNO3 और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, H2O मिल जाएगा भाई। क्लियर है बात, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, H2O रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं। अच्छा, ये क्या है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैल्शियम नाइट्रेट, और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ये कब शो होती है कि भाई जब कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करेगा तभी ऐसी रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तभी सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यहाँ पे सॉल्ट भी बन रहा है और वाटर। सॉल्ट कौन सा हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा और H2O बन जाएगा। सेकेंड चीज, आप और एक और रिएक्शन करा सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास है यहां पर, जैसे कि मान लीजिए NaHCO3, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं किसके साथ, HNO3 के साथ करवाता हूं। देन व्हाट विल हैपन, यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हमें मिल जाएगा एक तो NaNO3 मिल जाएगा, प्लस साथ में CO2 मिल जाएगा, प्लस साथ में हमें क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। क्लियर बात यहां से। तो यहां से हमें क्या हो रहा है कि आपका सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है, CO2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो रिएक्शन आपका ऑलरेडी बैलेंस है, सारी चीजें बराबर है। सोडियम यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, ये 1 ही है और ये 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। नाइट्रोजन इधर 1 ही है, इधर भी 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे देखा जाए 3 और इधर भी कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। ओके, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है। तो ये
ऐसी रिएक्शन कब शो होती है जब कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये दोनों रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की एसिडिक नेचर को शो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके जी, इसके बाद में हमारे पास आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कैसे है भाई, देखो नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट डिकम्पोज टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन इजीली। अब देखो होता ये है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है तो ये आपका डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब नेसेंट ऑक्सीजन जो भी देगा वो क्या करेगा, कभी ना कभी आपका क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन करवा सकता है। अब देखो यहां पर हुआ ये कि कंसंट्रेट HNO3 जब डिकम्पोज होता है तो वो क्या करता है, आपका ऑक्सीजन देता है और साथ में क्या बनेगा, NO2 बनता है। ध्यान से सुनना यहाँ पे। और डाइल्यूट HNO3 है तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, NO बनेगा और साथ में ऑक्सीजन। ये है आपकी नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर एक नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है, यहां पर नीचे वाली रिएक्शन में 3। ओके, ये 2 रिएक्शन है जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका ये किस तरह से टूट रहा है। ये एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये टूटता है तो कंसंट्रेट टूटेगा तो क्या बनाएगा और डाइल्यूट टूटेगा तो क्या बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब देखो आप एक बात सोचो, आपने कहा कि सर HNO3 किसका काम कर रहा है, नाइट्रिक एसिड का काम, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो ये भाई I2 इसको क्या बोलते हैं अपन, आयोडीन बोलते हैं। ये है हमारे पास आयोडीन। अब आयोडीन के साथ जब आप HNO3 की रिएक्शन कराते हो नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा। अब ऑक्सीडाइज करवा के क्या बना लेगा, यहाँ पे आयोडिक एसिड HiO3 बना लेगा, साथ में NO2 बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, 4H2। अच्छा ध्यान से सुनना, यहां पर एक चीज याद रखना कि यहां पर जो अपन नाइट्रिक एसिड लेंगे वो कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स ओनली आपका कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पे जो HNO3 ले रहे हैं वो कैसा है, कंसंट्रेट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कार्बन की रिएक्शन। तो कार्बन है उसकी रिएक्शन जब अपन HNO3 के साथ कर रहा है तो ये हमें क्या बना के दे रहा है, CO2 बना के दे रहा है, H2O बना के दे रहा है, NO2 बना के दे रहा है। देखो सब चीजें सेम चल रही है यहाँ पे। NO2 यहाँ पे सब में बन रहा है, देखो NO2 सारी रिएक्शंस के अंदर बन रहा है, H2O सब में बन रहा है। बस कॉमन चीज क्या है जो आपको डिफरेंट है वो याद रखना है। ठीक है, रिएक्शंस आप अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में यहां पर रिएक्शंस पूछी जाती है। चलिए, तो HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराई तो कार्बन था वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया, साथ में H2O और NO2 मिल गया। सल्फर, ये है सॉलिड सल्फर, जब हमने इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कर दी, देखो रिएक्शन में सारा नाइट्रिक एसिड कैसा ले रहे हैं, कॉन्ग का मतलब हो रहा है यहाँ पे कंसंट्रेट। ठीक है, यहां पे आप जब रिएक्शन कराओगे तो आपका जो सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। भाई क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा, यहाँ पे देखो यहां पे ये बना लेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और साथ में NO2 मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो, एक बार आप लोग ध्यान से देखना, आराम से इजी हो जाएगा। ओके, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो फॉस्फोरस किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, भाई फॉस्फोरिक एसिड में हो रहा है। देखो ऊपर सल्फर तो हो रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड में फोस्फोरस हो रहा है, फोस्फोरिक एसिड में साथ में NO2 और H2O। ठीक है, कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा था और आयोडीन किस में हुआ था, आयोडिक एसिड HiO3। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से। ओके, नीचे मैंने आपको पहले बता दिया कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हैज नो एक्शन ऑन द नॉन मेटल। भाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो नॉन मेटल के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेटलाइट्स के साथ। देखो आपका जिस तरह से नाइट्रिक एसिड था वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन शो कर रहा था, उसी तरह से ये मेटलाइट के साथ में रिएक्शन शो करता है। जैसे हमने लिया यहाँ पे आर्सेनिक, आर्सेनिक जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आर्सेनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, आर्सेनिक एसिड। फॉर्मूला ध्यान रखना इजिली। ओके, साथ में NO2 मिल रहा है, H2 मिल रहा है। तो मेन चीज हमें ध्यान रखना है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट हमें सही से पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ओके, ये है आपके पास एंटीमनी। एंटीमनी की रिएक्शन जब आप HNO3 के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, H3SbO4 एंटीमनिक एसिड। तो एंटीमनिक एसिड मिलेगा यहाँ पे और साथ में NO2 और साथ में H2 मिलेगा।
तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मेटलाइट रिएक्शन कर रहे हैं तो साथ में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, वो एक तरह से नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं उसके जैसे मिल रहे हैं। बस फर्क है जो आपका नॉन मेटल्स की जगह हमने मेटलाइट्स ले लिए, तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड में जैसे मान लीजिए मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। जब हमने इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, आपका H2SO4 मिल रहा है और NO2 मिल रहा है। देखो आपका ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर वो ऑक्सीडाइज हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, SO2 से ये H2SO4 में। देखो सारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, जो कंपाउंड है उसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहां पे देखिए आपका SO2 था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या बन गया, NO2। यहां पर देखिए जो H2S है वो आपका क्या हो रहा है, HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भाई ये NO2 बना रहा है, H2O बना रहा है और साथ में सल्फर, सल्फर बाहर निकलेगा भाई, ठीक है। तो ये सल्फर क्या होगा, यहाँ पे आपका नीचे क्या हो जाएगा, एक तरह से इकट्ठा हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये बहुत इजी चीज है। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए जो मैंने पढ़ाया है, तो आप मेरे को कमेंट करके उसमें पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन ऑन मेटल। देखो एक्शन ऑन मेटल मतलब ये भी चीज यहां से, देखो यहां से क्वेश्चन जो पूछा है ना, कि मेनली जो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो चीजें है ना मेटल के साथ रिएक्शन वाली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे जो 4 रिएक्शंस लिखी गई है, 4 रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक द गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, उसका रीजन क्या है कि भाई ये आपका जो गैसेस, सॉरी ये जो गोल्ड और प्लेटिनम है वो नोबल मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करते। अब इनको अपन आगे पढ़ेंगे कि आपका जो गोल्ड होते हैं उनको प्लेटिनम के साथ, गोल्ड और प्लेटिनम को रिएक्शन करवाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एक्वा रेजिया का यूज करते हैं। वो अपन आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे अपन नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। आर अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड मतलब ये क्या कर रहा है, आपका जो भी नाइट्रिक एसिड है वो मैक्सिमम जो मेटल्स होती है उनके साथ रिएक्शन करता है, लेकिन नोबल मेटल के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। अब जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाता है, एक तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और साथ में क्या करेगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है, जैसा हमने नॉन मेटल मेटलाइट्स में और कंपाउंड्स में दिखा था। ओके, प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये कह रहा है कि आप जब मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा भी जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी जो नाइट्रिक एसिड उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, साथ में जो टेम्परेचर कौन सा है रिएक्शन के लिए उस पर डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर कैसा है, तो उस चीजों पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक तो बता रहा हूँ कॉपर का और एक बता रहा हूँ जिंक का। देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर की रिएक्शन जब हमने HNO3 के साथ करेगा, HNO3 कैसा लिया, डाइल्यूट लिया। ध्यान से देखना यहाँ पे जो कॉपर के साथ HNO3 की रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो HNO3 है वो कैसा है, डाइल्यूट है। तो हमने जब रिएक्शन कराई तो कॉपर नाइट्रेट मिला, साथ में NO मिल गया और साथ में क्या मिल गया, H2O। ध्यान से देखना प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट होने वाले हैं। जब कॉपर की रिएक्शन जब हमने कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराई तो यहाँ पे देखो कॉपर नाइट्रेट तो सिमिलर रहा, लेकिन जब NO मिल रहा था ऊपर नीचे यहाँ पे क्या आ गया, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। तो चीजें कहां डिफरेंट हुई, ऊपर मिल रहा था डाइल्यूट के साथ NO और नीचे वाले में क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है। ओके, तो ये कॉपर के साथ रिएक्शन है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, बैलेंस ही है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 4 है, इधर भी 4 नाइट्रोजन, ओके नाइट्रोजन इधर भी 4 है। ये रिएक्शन सारी बैलेंस है, आप लोग ध्यान रखना है इसका। चलिए आगे बात करते हैं। जिंक है हमारे पास। जिंक की रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हो जिंक नाइट्रेट बन रहा है। देखो ऊपर कॉपर नाइट्रेट बन रहा था, इधर जिंक नाइट्रेट बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर वाले केस में कॉपर के साथ जब रिएक्शन हो रही थी तो NO बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, N2O, लाफिंग गैस बन रही है आपके यहाँ पे। तो ये आपका N2O का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हमने जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई तो उस केस में जिंक नाइट्रेट मिल रहा है, साथ में H2O मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, हमें NO2 मिल रहा है। तो देखो डिफरेंट कहां हुआ, डिफरेंट हुआ आपका कॉपर जब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहा था तो NO बना रहा था,
लेकिन जब जिंक है वो HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो NO की जगह N2O बन रहा है। क्लियर है बात? बाकी आप लोग ध्यान, खुद समझदार हो कि आप लोगों को सॉल्ट के बारे में तो पता ही है कि मेटल हो गया उसके वैसा ही आपका सॉल्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे सम एक्सेप्शनल पॉइंट। अब कुछ अपवाद आते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद भरे पड़े हैं, तो भाई यहाँ पे भी कुछ अपवाद है। देखो, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, क्रोमियम और एल्यूमिनियम होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते भाई, उसका रीजन क्या है? देखो, उसका रीजन ये है कि भाई ये जो एल्यूमिनियम होते हैं और क्रोमियम होते हैं, तो भाई आप मान लो कि जैसे आपके पास एल्यूमिनियम और क्रोमियम मेटल है, वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की वजह से इनकी सरफेस पे क्या बन जाती है, ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। अब प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, अब आपने क्या किया, इसको डाला किसके अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज फॉर्म H2 गैस ऑन रिएक्शन विद अ वेरी डाइल्यूट HNO3। मतलब आपका जो HNO3 है उसकी कंसंट्रेशन 6% के आसपास है, तो उस केस में उसको बोलते हैं वेरी डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे आप मैग्नीशियम की, मतलब जो HNO3 है वो वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट। तो यहाँ पे जब बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो है वो आपका जब वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं भाई, H2 गैस बना रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सेप्शनल पॉइंट है, सारे मेटल्स ऐसा नहीं करते, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ऐसा होता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जो एक बोर्ड में भी पूछा हुआ है, ब्राउन रिंग टेस्ट। स्पेशली पहली चीज तो दिमाग में आती है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों करते हैं। मान लीजिए आपको मैंने कोई सॉल्यूशन दिया लैब के अंदर और मैंने आपसे कहा कि भाई आप जाइए और पता लगाइए कि इसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं है। तो नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए यहां पर अपन ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ Fe2+ आयन टू रिड्यूस द नाइट्रेट आयन टू नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा जी, होता यह है कि आप जब क्या करते हो, नाइट्रेट आयन के अंदर Fe2+ आयन डालते हो। मतलब Fe2+ कैसे मिलाते हैं मैं बताऊंगा। देखो, Fe2+ आयन डालोगे तो Fe2+ क्या करेगा, नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर देगा, which then react with the Fe2+ आयन and form the brown colored complex। अब कैसे होगा, नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, अभी हम देखते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे इसको हटा दो। यहाँ देखो NO3 है, तो करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। टेस्ट ट्यूब में क्या है, जो भी आपको सैंपल दिया कि जिसमें नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस का पता लगाना है वो भर दिया। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहां पर क्या हो रहा है आपका, जब हमने जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या करना है, उसमें फेरस सल्फेट डालना है। फेरस सल्फेट डालने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल्स के नियर आपको क्या करना है, H2SO4 डालना है ड्रॉप वाइज। तो उससे क्या होगा, वहां पे एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। तो ब्राउन कलर की रिंग बन रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका नाइट्रेट आयन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। सिंपल सा है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें जो भी आपको सैंपल दिया गया है जिसमें नाइट्रेट आयन का पता लगाना है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन उसमें डालना है। डालने के बाद क्या करना है, आपको जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है उसके किनारे से आपको क्या करना है, H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। जैसे कि H2SO4 की ड्रॉप्स डालोगे तो अगर उसमें ब्राउन कलर की रिंग बन रही है आपका लिक्विड्स के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं, इसमें आपका रिएक्शन। चलो रिएक्शन अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये रिएक्शन मैंने आपका 2 बार आ गई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन। ओके, NO3- आयन है। देखो NO3- आयन जब Fe2+, भाई NO3- आयन जब Fe2+ के साथ रिएक्शन करेंगे और साथ में आपने एसिड भी तो डाला है H2SO4, तो वहां से H+ आएंगे। तो ये जो NO3- आयन है वो किस में हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, Fe2+। तो ये Fe तो Fe2+ में चेंज हो गया, तो बेस का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और NO3- आयन से NO में चेंज हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए, अब क्या होगा, ये जो NO और आपका NO है ये जो बना है, ये Fe2+ के साथ जाके मिलके क्या करेगा, आपका एक कंपाउंड बनाएगा जैसे ब्राउन कलर का इसके से। तो भाई आपका हो ये रहा है कि ये जो आपका NO बना,
ये NO इस Fe2+ कॉम्प्लेक्स के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करेगा, यहाँ पे ब्राउन पीपीटी बना लेगा, मतलब ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही ब्राउन कलर, पीपीटी नहीं सॉरी, यहाँ पे ब्राउन कलर की रिंग प्रोड्यूस होगी, तो ब्राउन कलर की रिंग प्रोड्यूस होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रेट आयन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ये आपका लैब के अंदर पढ़ोगे आप लोग, लैब में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी पूछा जाता है। तो ये जो थ्योरेटिकल जो चीजें होती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब ये है कि गैसेस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल, एक तरह से एक ऐसा मॉलिक्यूल है प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये आपको इसमें दे रखा है बॉन्ड्स वगैरह, तो आप इसमें एक बार ध्यान से देखना। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है, देखो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें बॉन्डिंग्स कैसे हो रखी है, देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से रेजोनेंस शो करता है। अब रेजोनेंस कैसे शो कर रहा है कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रखा है, और एक इसने हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रिक एसिड में जो 3 ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी वाले जो 2 ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके रहते हैं यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट होया हुआ है। तो जब ये इस पे माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज है तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है इसमें। सिंपल सा है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मतलब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट कर लेंगे, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आपको मैंने बता दिए। अगर आप उसमें कोई डाउट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो चलिए, जो आपका जो आज का जो लेक्चर है उसको ध्यान से देखना एक बार, और हो सके तो इन सब चीजों को, मैंने कहा था जैसे हमेशा बोलता हूं कि आप इन सब चीजों को नोट करते रहिए। अगर आप इन चीजों को नोट करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।